नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस पीसीएस स्टडी विद डिवोशनल पर यूपीएससी यूपीपीएससी मेंस की सीरीज में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जीएस3 के एग्रीकल्चर सेक्शन का एक टॉपिक, फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी क्या है, इसके वेरियस डायमेंशंस क्या हैं, हमारे इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है और इसे इन्हांस करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं, और फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए वर्ल्ड लेवल पे कौन कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और हमारी कंट्री में फूड सिक्योरिटी के लिए किस तरह के चैलेंजेस हैं और उन चैलेंजेस से कैसे ओवरकम कर सकते हैं। हम इन सारे पॉइंट्स को कवर करते हुए फूड सिक्योरिटी को हम बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव तरीके से कवर करेंगे। इससे पहले हम आज के अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करें, हम आपके लिए लेके आए हैं एथिक्स का एक एग्जाम्पल, जिसे हम ऐसे के पेपर में भी यूज़ कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का एक कोट है, ट्रूथ कुड बी स्टेटेड इन 1000 वेज, एट ईच वन कैन बी ट्रू। जो सच है ना, उसे हम कई तरीक़ों से व्यक्त कर सकते हैं, बट उन सभी में हर एक का मतलब सत्य ही होगा। हमारा जो लाइफ के प्रति ओपिनियन है वो कई तरीक़ों से हो सकता है, बट जो उनमें डिफरेंसेस हैं हमें उनके ऊपर क्वारल नहीं करना चाहिए, बिकॉज हर एक ओपिनियन को एग्जिस्ट करता है एक फ्री वर्ड के लिए। विवेकानंद जी ने ट्रुथ के नेचर को इंट्रोस्पेक्ट किया और ये पाया कि ट्रुथ एक मल्टी फेसेटेड है, कि हो सकता है कि ये ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रू हो बट फॉल्स हो फ्रॉम अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। इसी तरह से हमारी इंडियन सोसाइटी भी मल्टी रिलीजियस और मल्टी कल्चरल होती है, जिसकी वजह से हर एक का अपना ओन पर्सपेक्टिव होता है चीज़ों को देखने का। धर्म तो बहुत सारे हैं, बट अल्टीमेटली हर एक धर्म हमें सिखाता है मानवता को। यहाँ कोई ब्लैक या वाइट नहीं है, बट ये शेड्स एंड ग्रे के, क्योंकि हर एक पर्सन के पर्सपेक्टिव में चीज़ें बदल जाती हैं। कोई एक पर्सन अपने नेशन के प्रति लव को दिखाने के लिए पब्लिक प्लेसेस को क्लीन करता है और दूसरा नेशनल एंथम के बजने पर स्टैंड हो जाता है। ये एक तरह से थॉट प्रोसेस में डिफरेंसेस को दिखाता है। हो सकता है कोई केमिकल किसी पर्सन के लिए मेडिसिन हो और वही दूसरे के लिए पॉइजन हो सकता है। दिस इज़ द डिफरेंस इन कंटेक्स्ट। एक्चुअली हम अगर अपनी टीम की डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो हम टॉलरेंस के और रिस्पेक्ट के कल्चर को इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, बिकॉज हमें किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचने के पहले उसकी सिचुएशन के बारे में, प्रैक्टिस के बारे में, थॉट के बारे में और जो स्टोरी का दूसरा साइड है उसको समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है। कहते हैं ना, लाइफ में अगर डाइवर्सिटी हो तो हमें उसे सेलिब्रेट करना चाहिए, बिकॉज हमें डिफरेंट ओपिनियन हमारी लाइफ की रिचनेस को इन्हांस करते हैं। दैट्स वाई इट इज़ सेड, ट्रुथ इज़ ऑलवेज ट्रुथ, नो मैटर हाउ इट इज़ प्रेजेंटेड। सत्य हमेशा सत्य होता है, इसे कैसे भी प्रेजेंट किया जाए। इसीलिए कहा गया है हमें दूसरे के ओपिनियन को समझने के लिए अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज़ करना चाहिए। अब हम आज के अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। फूड सिक्योरिटी यूनाइटेड नेशंस कमेटी के द्वारा डिफाइन किया गया है कि फूड सिक्योरिटी, इसका मतलब है ऑल द पीपल एट ऑल द टाइम्स हैव फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक एक्सेस टू सफिशिएंट, सेफ, न्यूट्रिशियस फूड, जो उनके फूड प्रेफरेंसेस को मीट करें और उनकी एक्टिव और हेल्दी लाइफ के लिए उनकी डाइटरी नीड्स को पूरा करें। अगर हम फूड सिक्योरिटी के डायमेंशंस को देखें, एक्सेसिबिलिटी है, स्टेबिलिटी है, यूटिलाइजेशन है, अवेलेबिलिटी है। जो हमारे कंट्री के वीकर सेक्शन हैं उनमें फूड के प्रति इकोनॉमिक और फिजिकल एक्सेस हो और किसी भी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के बावजूद उनमें फूड की कांस्टेंट अवेलेबिलिटी हो, और जो भी उन्हें फूड मिले वो अच्छे ढंग से प्रिपेयर्ड हो और उसमें उनकी नीड के हिसाब से सारी न्यूट्रिशियस वैल्यू हो। फूड प्रोडक्शन लेवल की अवेलेबिलिटी हो, स्टॉक लेवल की अवेलेबिलिटी हो, जो हमारी कंट्री की सारे लोगों की डिमांड को पूरा कर सके। हम ये कह सकते हैं कि फूड सिक्योरिटी का रिलेशन बहुत ही क्लोज है हाउस होल्ड रिसोर्सेज से, डिस्पोजेबल इनकम पर और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पर। फूड प्राइसेस है, ग्लोबल इन्वायरमेंटल चेंज है, वाटर, एनर्जी, एग्रीकल्चर ग्रोथ है। इन सारे इश्यूज से भी ये इंटरलिंक्ड है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फूड सिक्योरिटी हमारे कंट्री के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी वजह से एग्रीकल्चरल सेक्टर में बूस्ट देखने को मिलता है, जो कि फर्दर पॉवर्टी रिडक्शन में हेल्प करते हैं। कई सारी नई ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेके आती है और एक तरह से ग्लोबल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को इंक्रीज करती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, हेल्थ और हेल्थ केयर सेक्टर में इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। ये सारे पॉइंट्स पॉसिबल हैं अगर हम फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर पाएँ। एक इंडेक्स है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जो कि रिलीज़ किया जाता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड के द्वारा विद द हेल्प ऑफ वेल्थ हंगर हेल्प। 2021 में इंडिया की रैंक थी 101 आउट ऑफ 160 नेशन, और 2022 में इंडिया की रैंक रही 107 121 नेशन के बीच में। ये जो इंडेक्स है ना, ये किसी कंट्री के मेन 4 कंपोनेंट इंडिकेटर को मेजर करता है, लाइक अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी। इन चारों इंडिकेटर्स पर कंट्री की परफॉर्मेंस को मेजर करता है।
यूएन इंडिया के हिसाब से हमारे इंडिया में करीब 195 मिलियन अंडर नरिश्ड पीपल हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड का करीब 1/4 है। हमारे इंडिया में करीब 43% ऑफ चिल्ड्रन क्रोनिकली अंडर नरिश्ड हैं। और तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से हमारे इंडिया में जो बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल हैं वो करीब 21.9% रहे इन 2011-12। अगर हम लेटेस्ट नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे की बात करें तो ऐसे बच्चे जो 5 साल से कम हैं उनमें करीब स्टंटिंग थी 35.5%, वेस्टिंग थी 19.3 और 32.1% ऐसे रहे जो अंडरवेट थे। और जो ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट है वो कहती है कि वर्ल्ड में जो भी स्टैंडर्ड चिल्ड्रन हैं उनका करीब 1/3 इंडिया में है। स्टैंडिंग का मतलब होता है एक तरह से बौनापन, जिसका मीन्स है कि बच्चे अपने एज के हिसाब से प्रॉपर हाइट नहीं पाते। और वेस्टेड का मतलब है कि उनके हाइट के हिसाब से प्रॉपर वेट नहीं होता। हमारे भारतीयों के लिए डाइटरी गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के द्वारा। हमारे संविधान भी आर्टिकल 47 के माध्यम से ये कहता है कि ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाएं और पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए प्रयास करें। 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है ह्यूमन की लाइफ साइकिल अप्रोच में फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को प्रोवाइड करना, ताकि उन्हें डिग्निटी के साथ लाइफ को जीने के लिए एफोर्डेबल प्राइस पर क्वालिटी ऑफ फूड अवेलेबल हो, एक्सेसिबल हो। ये अर्बन पॉपुलेशन में करीब 50% और ग्रामीण क्षेत्रों में 75% कवरेज को पूरा करता है और उन्हें टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन प्रोवाइड करता है। इसके तहत परिवार की ऐसी महिला जिसकी एज 18 साल से ऊपर है उसे हेड ऑफ द हाउस होल्ड माना जाता है राशन कार्ड को इशू करने के लिए। इसमें पर पर्सन पर मंथ करीब 5 kg का फूड ग्रेन्स दिया जाता है, जिसमें राइस है 3 रुपीज़ पर kg, वीट है 2 रुपीज़ पर kg और कोर्स ग्रेन है 1 रुपये पर kg। जीरो हंगर चैलेंज इसे लॉन्च किया गया था 2012 की सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर Rio+20 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के दौरान बाय यूएन सेक्रेटरी जनरल। हमारे कंट्री में फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं। सबसे मेजर है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS, अंत्योदय अन्न योजना आय, नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशन सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन जिसे मिड डे मील स्कीम कहा जाता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICDS, अन्नपूर्णा स्कीम, नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 2007 और 2007 में ही राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। जो भी हमारे एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर हैं उन्हें रिजुविनेट करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ऑयल सीड है, पल्सेस हैं, पाल्म ऑयल है, मेज है, इन सभी के ऊपर इंटीग्रेटेड स्कीम लाई गई है। ई-नाम इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ये एक तरह से पैन इंडिया ट्रेडिंग पोर्टल है जो कि जोड़ता है सारी रेगुलेटेड होलसेल मार्केट को। एक मैसिव इरिगेशन एंड सॉइल एंड वाटर हार्वेस्टिंग प्रोग्राम लाया गया हमारे कंट्री में क्रॉस इरिगेटेड एरिया को बढ़ाने के लिए। आंगनवाड़ी सिस्टम है, ये राशन प्रोवाइड करती है प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स को। ऐसे कई सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए काम करते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, वर्ल्ड बैंक है, UNEP, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, और 2008 में ग्लोबल फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के ऊपर एक हाई लेवल की टास्क फोर्स को बनाया गया था। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के द्वारा 2015 तक ये टारगेट रखा गया था कि जो भी हंगर पॉपुलेशन है उनके नंबर्स को करीब हाफ तक कम कर पाएँ। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है गोल नंबर 2, जिसमें 2030 तक हंगर को ख़त्म करने की बात की गई है। फूड सिक्योरिटी को अचीव करना है, न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करना है और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है। बट गवर्नमेंट के द्वारा इन सारे इनिशिएटिव के बावजूद फूड सिक्योरिटी में बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। सबसे मेजर है क्लाइमेट चेंज, हाई टेम्परेचर है, अनरिलायबल रेनफॉल है जो कि फार्मिंग को डिफ़िकल्ट बनाती है। ये जो क्लाइमेट चेंज है ना, केवल क्रॉप को ही इम्पैक्ट नहीं करती बट साथ में लाइव स्टॉक को, फॉरेस्ट्री को, फिशरीज़ को और एक्वाकल्चर को भी इम्पैक्ट करती है। और ये हमारी सोसाइटी में एक ग्रेव सोशल और इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस को काज कर सकती है। रिड्यूस्ड इनकम के रूप में, इरोडेड लाइवलीहुड के रूप में, ट्रेड डिसरप्शन के रूप में और सबसे ज़्यादा हेल्थ को इम्पैक्ट करके लैक ऑफ एक्सेस टू रिमोट एरियाज़, खासकर जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जो बहुत ही रिमोट प्लेस पे डिफ़िकल्ट टेरेन में रहते हैं और सबसिस्टेंस फार्मिंग को प्रैक्टिस करते हैं।
जिसकी वजह से उन्हें इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को फेस करना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों से अर्बन क्षेत्रों में माइग्रेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा इनफॉर्मल वर्कफोर्स क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से इन शहरों में स्लम्स देखने को मिलते हैं जहाँ पर बेसिक हेल्थ और हाइजीन फैसिलिटीज़ नहीं होती। इनसफिशिएंट हाउसिंग है, ओवर पॉपुलेशन है, पावर्टी है, लैक ऑफ एजुकेशन है और जेंडर इनइक्वालिटी है। इस तरह के कई सारे फैक्टर्स क्रिएट हो जाते हैं और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से जो फूड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो पर्याप्त नहीं है। और जिस तरह से बायोफ्यूल की मार्केट में एक ग्रोथ देखने को मिलती है, उससे कहीं ना कहीं फूड क्रॉप को ग्रो करने के लिए लैंड एरिया में कमी देखने को मिलती है। अगर हम इसका एक दूसरा रूप देखें तो एक कंट्री दूसरे कंट्री के प्रति इस फूड को वीपन के रूप में भी यूज़ कर सकती है कि जब भी कभी कन्फ्लिक्ट हो तो क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, वहाँ की फूड सप्लाई को रोक दिया जाए। और कभी कभी इस तरह के कन्फ्लिक्ट हमें दो कंट्रीज़ के बीच में देखने को मिल जाते हैं और जो भी गवर्नमेंट के द्वारा न्यूट्रिशन प्रोग्राम चलाए जाते हैं उनकी मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं होती। जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ हैं उनमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन न होने की वजह से फूड के ऊपर, न्यूट्रिशन पॉलिसी के ऊपर एक कोहेरेंट फूड और न्यूट्रिशन पॉलिसी में कमी देखने को मिलती है। करप्शन एक मेजर इशू है क्योंकि ग्रेन्स बेटर मार्जिन के लिए ओपन मार्केट में डाइवर्ट कर दिया जाता है और जो पुअर क्वालिटी ग्रेन्स हैं इन राशन शॉप्स को सेल किया जाता है और इस तरह की शॉप्स की ओपनिंग में कई सारी अनियमितताएं देखने को मिलती हैं जो कि फूड सिक्योरिटी के इश्यू को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। और पेंडेमिक का असर तो हमने देखा ही है, जो मॉडरेट टू सीवियर फूड इनसिक्योरिटी को फेस कर रहे थे, जिसकी संख्या 2020 में 52 करोड़ तक पहुंच गई और इसका मेजर रीज़न था पेंडेमिक। और ये फूड इनसिक्योरिटी जो कि 2019 में 31.6% पे थी, वो 2021 में 38.4% पे पहुंच गई। और जो पहले से ही लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम्स थी जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इनफॉर्मल स्लो डाउन, इन सभी ने इसके इफेक्ट को और ज़्यादा बढ़ा दिया। बट फूड सिक्योरिटी के चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए कुछ स्टेप्स बताए गए हैं कि सरकार जो भी फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम चलाएं उनकी प्रॉपर रेगुलर मॉनिटरिंग हो और जो फूड सिक्योरिटी स्कीम्स हैं उनके स्कोप को बढ़ाया जाए कि कम से कम इस तरह के पेंडेमिक के दौरान वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की एक्सेसिबिलिटी यूनिवर्सल हो, ऐसे स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। हमारे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। जो फूड बास्केट है ना, उसे और ज़्यादा इनलार्ज कर सकते हैं, मिलेट्स है, पल्सेस है, ऑयल्स है, इन्हें शामिल करके, और इस तरह से हम एक हिडन हंगर के इश्यू को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जो डेवलपमेंट पॉलिसी और ह्यूमनिटेरियन पॉलिसीज़ हैं उन्हें एक साथ लाने की ज़रूरत है ताकि हम ऐसी फैमिलीज़ को बचा पाएँ जो कि फूड के बदले में मजबूरी में अपने एसेट को ही बेच देते हैं। लोअरिंग द कॉस्ट ऑफ न्यूट्रिशियस फूड, एक प्रॉपर सप्लाई चेन के द्वारा न्यूट्रिशियस फूड की कॉस्ट को कम करने का प्रयास किया जाता है। ऐसा हम कर सकते हैं बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स के प्रोडक्शन को इनकरेज करके, और जो फ्रूट और वेजिटेबल ग्रोवर्स हैं उनकी मार्केट एक्सेसिबिलिटी को इम्प्रूव करके। जो फूड स्टोरेज टेक्नोलॉजी हैं उन्हें इन्हांस करना चाहिए और एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए ताकि जो फूड अवेलेबिलिटी हो वो हमारे कंट्री के सभी लोगों तक हो और जो बिलो पॉवर्टी लाइन के पीपल हैं उन्हें भी एक्सेसिबल हो। और हमारा फोकस ऐसी स्कीम्स की एफिशिएंसी को बढ़ाने की तरफ होना चाहिए जो कि हेल्प करते हैं एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने में, ग्रामीण और अर्बन क्षेत्रों में वहाँ के लोगों की परचेजिंग पावर कैपेसिटी को बढ़ाने में, जैसे कि मनरेगा है, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हैं। और हमारा मेन फोकस जो इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स हैं उन पे होना चाहिए। क्रॉप को डाइवर्सिफाई करना चाहिए और जो फूड ग्रेन बैंक हैं उनको इस्टेब्लिश करना चाहिए। राइस है, वीट है, इनके अल्टरनेटिव के रूप में हम लेगुम्स को ग्रो कर सकते हैं। ऑयल सीड है, फ्रूट है, वेजिटेबल है, इस तरह के जो नॉन करील क्रॉप्स हैं उन्हें ग्रो करना चाहिए। जो फूड बैंक हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा डिसेंट्रलाइज करना चाहिए ताकि इनका विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में भी हो, जो कि ये कहीं ना कहीं हमें करप्शन को ट्रैक करने में हेल्प करेगा। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन, जो कई सारे स्टेक होल्डर्स हैं जैसे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इनके पार्टिसिपेशन को और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। और हाइजीन है, सैनिटेशन है, न्यूट्रिशन एजुकेशन है, इनमें और ज़्यादा अटेंशन करने की ज़रूरत है। एक स्ट्रेटजी है फॉर बेटर फूड स्टोरेज, उसे अडॉप्ट करना चाहिए। कई सारे NGOs हैं जो फूड सिक्योरिटी के क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, अक्षय पत्र है, यूनिसेफ है, द हंगर प्रोजेक्ट है, एक्शन अगेंस्ट हंगर है, वर्ल्ड सेंट्रल किचन है, कम्युनिटी अलायंस विद फैमिली फार्मर्स है, फूड फर्स्ट है, IFOAM ऑर्गेनिक्स इंटरनेशनल है, इनका फाउंडेशन है, मिलेनियम इंस्टीट्यूट है,
SIS सस्टेनेबल हार्वेस्ट इंटरनेशनल है, द स्मॉल प्लैनेट इंस्टीट्यूट है, द लैंड इंस्टीट्यूट है और द कार्बन अंडरग्राउंड है। ये सभी हमारी कंट्री की, हमारे वर्ल्ड की, यहाँ के लोगों की फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने में हेल्प करते हैं। इस क्षेत्र में कुछ वे फॉरवर्ड हैं। हम हमारी कंट्री की फूड सिक्योरिटी को तभी इंश्योर कर सकते हैं जब यहाँ के सभी सिटीजन्स को पर्याप्त न्यूट्रिशियस फूड अवेलेबल हो और सभी पर्सन्स की बाइंग कैपेसिटी हो कि वो अच्छी क्वालिटी का बिना किसी बैरियर के फूड को परचेज कर पाएँ, उन्हें फूड के प्रति प्रॉपर एक्सेसिबिलिटी हो। ये जो राइट टू फूड है ना, ये एक इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ का। ये एक तरह से सभी कंट्रीज़ को ऑब्लिगेशन प्रोवाइड करता है कि हर कंट्री अपनी सिटीजन्स की राइट टू फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करे। जैसा कि इंडिया मेंबर है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का, इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, जिसकी वजह से इंडिया को ऑब्लिगेशन है कि हम सभी पीपल को पर्याप्त फूड प्रोवाइड कर पाएँ और उन्हें अधिकार मिले फॉर फ्री फ्रॉम हंगर। इंडिया को एक ऐसी पॉलिसी को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है जो कि कई सारे डाइवर्स इश्यूज़ हैं, इनइक्वालिटी, फूड डाइवर्सिटी, इंडिजिनस राइट, इन्वायरमेंटल जस्टिस, इन सबको ब्रिज करें और हम इस तरह से सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर पाएँ। इंडिया का जो NDC टारगेट है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस, इसके कोर कंपोनेंट के रूप में हम फूड वेस्टेज को भी शामिल कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा हमारी कंट्री की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए फूड सिक्योरिटी कितना इंपॉर्टेंट है, और अगर हम ये चाहते हैं कि लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को और पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें, जिसके लिए फूड सिक्योरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, और तभी हम अपने इंडिया के नेशनल न्यूट्रिशन मिशन को पूरा कर सकते हैं। इस वीडियो का PDF आप नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारा ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर करें सो दैट मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी नोट्स के साथ में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।